Hello student, welcome back to another video of economics. I am राजेश शर्मा। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है इकोनॉमिक्स के टॉपिक में लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको उत्पत्ति ह्रास नियम या उत्पत्ति के परिवर्तनशील नियम के बारे में आपको पढ़ाया था। इन टॉपिकों को मैंने एक्सप्लेन किया था और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्पत्ति वृद्धि नियम। राइट, देखिए स्टूडेंट्स, उत्पत्ति वृद्धि नियम होता क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये जो आपका टॉपिक है, जो आपकी बुक है, उसके पेज नंबर 123 जो अभिनव प्रकाशन के 12th यूपी बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए इकोनॉमिक्स की जो बुक है अभिनव प्रकाशन की, उस बुक का पेज नंबर 123 यानी कि 123 पेज नंबर का ये टॉपिक है। राइट, उत्पत्ति वृद्धि नियम होता क्या है। देखिए स्टूडेंट, हम जब कोई भी उत्पादन करते हैं, मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ, जब हम कोई भी उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो उत्पादन के हमारे पास कुछ साधन होते हैं, कुछ रिसोर्सेज होते हैं जिनकी सहायता से हम उत्पादन करते हैं। उत्पादन के साधन, राइट, उत्पादन के साधन। अब उत्पादन के साधनों से जब हम प्रोडक्शन करते हैं, किसका प्रोडक्शन करते हैं? वस्तुओं का। राइट, अब सबसे पहले ये समझ लीजिए उत्पादन के साधन होते कौन कौन से हैं। जैसे श्रम, मजदूरी, जैसे पूंजी, मशीन, प्लांट, ये क्या है? उत्पादन के साधन हैं। भूमि, राइट, ये उत्पादन के साधन होते हैं। तो अब बात आती है कि उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, जब उत्पादन के साधनों में जब हम परिवर्तन करते हैं, राइट, तो हमें उत्पादन यदि बढ़ती हुई दर से प्राप्त होता है तो उसे हम उत्पत्ति वृद्धि नियम कहते हैं। यानी कि जब हम उत्पादन के किसी भी साधन में बदलाव करते हैं, परिवर्तित करते हैं और हमारा उत्पादन बढ़ती हुई दर से प्राप्त होता है तो वह उत्पत्ति वृद्धि नियम कहलाता है। यानी कि हमारा जो उत्पादन है, जितना हम उत्पादन के साधन में परिवर्तन कर रहे हैं उससे अधिक यदि हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, हम पहले श्रम और पूंजी की एक यूनिट, लेबर एक का प्रयोग करते हैं और उत्पादन हमारा होता है 10 यूनिट। राइट, यदि हम एक मजदूर का प्रयोग करते हैं अपने उत्पादन में तो वहाँ पर उत्पादन होता है 10 यूनिट। और यदि हम इसी उत्पत्ति के साधन जो है, उत्पादन के जो साधन हैं, इसको बढ़ा दें, एक की जगह 2 कर दें, तो हमारा जो कुल उत्पादन है वो 25 यूनिट हो जाए। राइट, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए स्टूडेंट, उत्पादन बढ़ रहा है और उत्पादन की दर बढ़ रही है। एक यूनिट से, एक रिसोर्सेज से 10 यूनिट के बराबर प्रोडक्शन होता है, 2 यूनिट से 25, इसका मतलब 15 यूनिट बढ़ गया। ओके, इसी प्रकार से जब हम तीसरा रिसोर्सेज बढ़ाते हैं, हम श्रम का 3, कुछ ही मान लो 3 व्यक्ति मान लो, तो हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो होता है 42 यूनिट। कितना बढ़ा? 17। तो देखिए हर बार उत्पादन बढ़ती दर से प्राप्त हो रहा है। 15 से कितना हो गया? 17। पहले कितना था? 10, 10 से 15 हो गया, 15 से 17 हो गया। इस तरीके से हम इसी नियम को उत्पत्ति वृद्धि नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इंक्रीज रिटर्न्स। यानी कि उत्पत्ति वृद्धि नियम होता क्या है कि जब हम उत्पादन के साधनों में कुछ परिवर्तन करते हैं तो हमें उत्पादन बढ़ती हुई दर से प्राप्त होता है। यही नियम उत्पत्ति वृद्धि नियम कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स,
देखिए स्टूडेंट, ये बुक की आपकी डेफिनेशन है, मैंने समझा दिया है आपको रफली। उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या होता है? क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम अथवा वर्धमान प्रतिफल नियम उत्पादन अथवा प्रतिफल की उस अवस्था को बताता है जब उत्पत्ति के साधनों के अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से उत्पादन में अनुपात से अधिक वृद्धि होती है, अर्थात सीमांत उत्पादन में वृद्धि होती है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की 3 अवस्थाओं में यह पहली अवस्था होती है। देखिए स्टूडेंट, ये जो उत्पत्ति वृद्धि नियम है, ये जो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम होते हैं उसमें पहली स्टेज होती है, पहली अवस्था होती है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, आपको उत्पादन की 3 अवस्थाएं होती हैं: उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम। राइट? तो जब हम उत्पादन के किसी भी साधन को परिवर्तित करते हैं, किसी भी रिसोर्सेज को चेंज करते हैं, तो हमारा जो उत्पादन है यदि बढ़ती हुई दर से प्राप्त होता है तो उसको हम उत्पत्ति वृद्धि नियम कहते हैं। वही पॉइंट आ रहा है, देखो स्टूडेंट, जो उत्पत्ति के साधन होते हैं उनके प्रयोग से उत्पादन के अनुपात में जो अधिक वृद्धि होती है वही उत्पत्ति वृद्धि नियम कहलाता है। ओके? और यह उत्पत्ति वृद्धि नियम उत्पादन की पहली अवस्था, जो नियम है इसके, उसकी पहली अवस्था होती है। अब बात आती है, देखिए स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन आपके अब देख सकते हो, श्रीमती जॉन रॉबिन्स के अनुसार ये डेफिनेशन है कि जब किसी प्रयोग में किसी उत्पत्ति के साधन की अधिक मात्रा लगाई जाती है, राइट, किसी भी प्रयोग में उत्पत्ति के साधन की अधिक मात्रा लगाई जाती है तो प्राय संगठन में सुधार हो जाता है, जिससे उत्पत्ति के साधनों की प्राकृतिक इकाइयाँ अधिक कुशल हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में उत्पादन को बढ़ने के लिए साधनों की भौतिक मात्रा में वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि जो फिजिकल साधन होते हैं जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट, इनमें आवश्यकता नहीं है। यदि हम उत्पादन के जो अन्य साधन हैं जैसे पूंजी है, श्रम है, इसमें वृद्धि कर दें तो हमारा उत्पादन बढ़ती हुई दर से ही प्राप्त होता है। ये टेबल है आपका, उत्पत्ति वृद्धि नियम को शो कर रही है ये टेबल। जैसे कि मैंने अभी आपको डेफिनेशन में भी बताया था, पेपर पर समझाया है कि यदि हम श्रम की जो इकाइयाँ हैं उसे परिवर्तनशील साधन मान लें, बाकी साधनों को स्थिर मान लें, यानी कि हमारे पास भूमि भी स्थिर है और हमारे पास जो टेक्निक है वो भी एक जैसी है, प्लांट, ये सब चीज़ें एक जैसी हैं, तो श्रम की इकाइयों को हम परिवर्तनशील साधन माने रहते हैं। जैसे कि यदि हम एक श्रम की इकाई का प्रयोग करेंगे तो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन 15 यूनिट के बराबर होगा। 2 करते हैं तो 35, 3 करते हैं तो 65, इस तरीक़ा से उत्पादन हो रहा है। ये एवरेज प्रोडक्शन हो गया। एवरेज प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? इसमें इसका डिवाइड कर दो, 15 / 1, 35 में 2 का भाग दे दो, 65 में 3 का, इस तरीक़ा से एवरेज आ जाएगा। तो देखो एवरेज हर बार बढ़ रहा है, 15, 17, 21, 28, 35। इधर भी मार्जिनल, ये हो गया MP, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन, सीमांत उत्पादन। सीमांत उत्पादन भी देखो हर बार बढ़ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, हम दूसरी शब्दों में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन बढ़ता है, ऐसी स्थिति, जिस स्थिति में एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो ऐसी स्थिति उत्पत्ति वृद्धि नियम कहलाती है। राइट? तो ये आपकी टेबल है इसमें। अब देखो नियम की क्रियाशीलता के कारण। नियम की क्रियाशीलता के एक कारण है कुछ, जैसे साधनों की अविभाज्यता। इस टॉपिक का मतलब होता है कि ये जो नियम है ये किन किन जगह पर या किस किस कारण से ये मान्य होगा, कहाँ पर ये नियम लागू होगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट है साधनों की अविभाज्यता, यानी कि स्टूडेंट देखिए ये जो नियम है इसमें कुछ साधन परिवर्तनशील होने चाहिए, यानी कि एक साधन परिवर्तनशील होना चाहिए और बाकी के साधन स्थिर होने चाहिए, और हमारी जो इच्छा है वो उत्पादन की बढ़ाने की हो। तो इस नियम के अंतर्गत जो उत्पादन के साधन हैं उनको हम एक सीमा तक, लिखा हुआ देखो, साधनों को एक सीमा तक बढ़ाने में उनका अधिक अच्छा प्रयोग होने लगता है, जिससे लागत घट जाती है।
और क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम क्रियाशील होने लगता है। जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया है कि यदि हम लेबर जो है श्रम सिर्फ उसी को परिवर्तित करें, बाकी साधन वही रहें, तो हमारी कंपनी में हमारे बिजनेस में क्या होगा, कॉस्ट कम हो जाएगी। जैसे अभी ये उत्पादन के साधन हैं श्रम, पूंजी, मशीन, प्लांट, भूमि। हम श्रम को परिवर्तित कर रहे हैं, लेकिन ये बाकी के जो प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं इसको हम परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ गया लेकिन कॉस्ट कम होगी, क्योंकि इनकी कॉस्ट तो वही है ना जो पहले से है, राइट। सेकंड पॉइंट, बड़े पैमाने की बचतें। देखिए स्टूडेंट, ये जो नियम है ये बड़े पैमाने पर ही बचत दिखाता है, बड़े पैमाने पर ही लागू होता है। यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, वहाँ पर ये नियम लागू होता है। क्योंकि बड़े पैमाने की जो बिजनेस होते हैं वहाँ पर क्या होता है, जब हम उत्पादन बढ़ाते हैं तो कॉस्ट कम होती है और उत्पादन ज़्यादा होता है। क्योंकि कुछ जो कॉस्ट होती हैं वो फिक्स कॉस्ट होती हैं, स्थायी लागत होती हैं, जो उत्पादन के बढ़ाने से उन कॉस्टों पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, राइट। उत्पत्ति के साधनों की उपलब्धता। उत्पत्ति के सभी साधनों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने पर साधनों का इष्टतम सहयोग कुल उत्पादन में बढ़ती दर से वृद्धि करता है। देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास प्रोडक्शन के साधन हैं वो हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, जिससे कि उनका हम सही से कॉम्बिनेशन कर सकें। प्रोडक्शन करने के लिए हम अच्छे से प्रोडक्शन कर सकें। श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण। देखिए, उत्पादन में वृद्धि हम तब भी कर सकते हैं जब हम जो कर्मचारियों का श्रम है, जो उनका काम है, उनको बांट दिया जाए। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो कॉमर्स डिपार्टमेंट का हेड अलग बना दिया, साइंस डिपार्टमेंट के जो टीचर हैं वो अलग हेड बना दिया, जूनियर का अलग, क्लर्क डिपार्टमेंट अलग। तो इसे हम बोलते हैं श्रम विभाजन। ऐसी कंपनियों में होता है। तो यदि हम श्रम विभाजन करेंगे तो उत्पादन में वृद्धि होगी। और विशिष्टीकरण, यानी कि जिस व्यक्ति का जो काम है उस व्यक्ति को वही काम मिलना चाहिए, जिससे समय की बचत होती है और उत्पादन में वृद्धि होती है, लागत में कमी आती है, राइट। अनुसंधान तथा आविष्कार। देखिए, हमें नए नए अनुसंधान करने चाहिए या आविष्कार भी करने चाहिए कि जिस समय हम नए रिसर्च करेंगे, नए आविष्कार करेंगे, तो नए रिसर्च करने से और नया आविष्कार करने से उत्पादन में वृद्धि होती है। तो सभी स्टूडेंट आज की इस वीडियो में उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति वृद्धि नियम की क्रियाशीलता के कारण ये दोनों टॉपिक्स पढ़ेंगे। इस उत्पत्ति वृद्धि नियम को हम इस वाले चित्र से भी आप दर्शा सकती हो। ये जो टेबल है आपके ऊपर, ये टेबल को हम इस चित्र से शो कर सकते हैं। जैसे श्रम की इकाइयाँ 1 2 3 4 5 और ये पॉइंट लगे हुए हैं, इसमें आप ये वाली जो लाइन है ये टोटल प्रोडक्शन की है। यानी कि यहाँ से ले लो इस तरीक़ा से, जैसे टोटल प्रोडक्शन कितना है, पहली यूनिट से 15 है, तो यहाँ से ले लेंगे पहली यूनिट और 15 के सामने ये वाला पॉइंट लगा देंगे, ये वाला पॉइंट, ओके। इसी तरीके से दूसरी यूनिट से टोटल प्रोडक्शन कितना है, 35, तो दूसरी यूनिट से 35 पे ले जाइए, ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये वाला, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरी यूनिट से कितना है, 115, तीसरी से 65 है और चौथी से 115, तो ये 115 पर लगा देंगे। इस तरीक़ा से एक पॉइंट लगा के लाइन खींच देंगे। ये मार्जिनल प्रोडक्शन की है और ये एवरेज प्रोडक्शन की लाइन है। यहाँ से डिजिट देख करके पॉइंट लगा सकते हैं इसी तरीके से और ये फिगर आपका बन जाएगा, ओके स्टूडेंट। तो सभी स्टूडेंट इस फिगर को बनाने की कोशिश करें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में तो आप कॉलेज आकर के भी मेरे से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।